केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको दिन भर की खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में छात्रों के नाम पर जुटी उस हुड़दंगी भीड़ की, जिसके तार अब आतंकी संगठन जैश से जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा तो जानकारी मिली कि सीजेपी के प्रदर्शन में उपद्रव की साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर रच रहे थे। साथ ही जांच की सुई विदेशी फंडिंग पर भी अटकी हुई है। लेकिन प्रदर्शन में बवाल का पाकिस्तानी एंगल इस वक्त चर्चा में है। लेकिन जो पाकिस्तान अपने आतंकियों के जरिए भारत में बवाल कराने का ख्वाब रखता है, उसके साथ से अब पीओके लगभग निकल चुका है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम चुनाव के दूसरे चरण में भी पाक हुकूमत के खिलाफ विद्रोह दिख रहा है, जो अब मुनीर से संभाले नहीं संभल रहा है। इधर मुनीर परेशान है तो उधर मुनीर को बेस्ट फील्ड मार्शल मानने वाले ट्रंप की हालत भी बेहद खराब है। ट्रंप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि खाड़ी में हमला करें या रोक दें। सऊदी अरब के कहने पर ट्रंप ने अपनी सेना की मिसाइलें कुछ देर के लिए रोकी, लेकिन हॉर्मुज पर फिर एक बार हमलों की झड़ी ने बता दिया कि ट्रंप पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि वो कभी भी खाड़ी पर कहर बरपा सकते हैं। उधर खाड़ी बारूद की मार झेल रहा है तो इधर भारत के 13 राज्यों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। भारी बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। गांव के गांव बह गए हैं, घर बार सब उजड़ चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने 7 राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। मतलब बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन उन लोगों का चैन अब छीनने वाला है जिन्होंने छात्रों की आड़ में जंतर मंतर पर उपद्रव का खेल रचा। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसटीएफ के मुताबिक इस साजिश में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। एसटीएफ को पूछताछ में इससे जुड़े कई सारे सबूत भी मिले। पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि छात्रों की आड़ में देश विरोधी एलिमेंट शांति भंग करने की प्लानिंग में जुटे हुए थे। इससे जुड़ी कई तस्वीरें हमने आपको पहले भी रिपब्लिक भारत पर दिखाई हैं। कई सबूत भी सामने आए और अब बंगाल एसटीएफ ने इस संदिग्ध को पकड़कर पाकिस्तानी हैंडलरों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों की आड़ में देश तोड़ने की साजिश रची गई थी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल आ जाएगा, नेपाल बनेगा। दीपके के इस दंगाई मॉड्यूल की कलाई खुलना शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में एटीएस ने जिस संदिग्ध को दबोचा, उसने खुलासों की बाढ़ ला दी है। उसने ऐसी जानकारियां बताई जिन्हें सुनकर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी दंग रह गए। बंगाल एटीएस ने दावा किया इस पूरी साजिश में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भी शामिल था। असल में बंगाल एटीएस ने दावा किया कि हाल ही में पकड़े गए संदिग्ध हमीम मंडल को पाकिस्तान से ऑर्डर मिल रहे थे। एटीएस के मुताबिक हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ऑर्डर दे रहे थे। टास्क ये था कि उसे जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहुंचकर वहां का माहौल बिगाड़ना है। इसके लिए उसे पुलिस वाले की वर्दी पहनकर वहां घुसने के ऑर्डर दिए गए थे, ताकि हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस की छवि खराब हो सके। हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में,
उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हमीम मंडल के अलावा झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। एटीएस के मुताबिक ये महिला भी हमीम मंडल के इस प्लान में शामिल थी। उससे नेताओं को हनी ट्रैप करने और उनकी जानकारियां इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। यानी नीट के छात्रों की मांग को ओवरटेक कर आतंकी अपना एजेंडा चलाने की जुगत में थे। और निशाने पर सिर्फ भारत का युवा नहीं था, बल्कि कई नेता और अधिकारी भी थे। बंगाल एटीएस ने दावा किया हमीम मंडल और उसकी सहयोगी कई दिनों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का डेटा जुटा रहे थे। मसलन वो कितने बजे घर से निकलते हैं, दफ्तर कब पहुंचते हैं, कौन कौन लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वगैरह वगैरह। एटीएस के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी इन संदिग्ध आतंकियों की हिट लिस्ट पर थे। हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। बंगाल एटीएस के इस खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों को भी हैरत हुई। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने उम्मीद जताई कि पुलिस इसी तरह से सघन अभियान चलाकर आतंकियों के सहयोगियों को दबोचती रहेगी। जैश मोहम्मद की जो यह मॉड्यूल है पहले से एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, खबर भी था, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया है। और क्या क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहां तक तारी, तो जब पूरा इंक्वायरी होगा आगे तथ्य आएगा। अनुमान के आधार पर, संदेह के आधार पर बहुत कुछ बातें बोला जा रहा है, इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है। इधर बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसका ठीकरा टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर फोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और आपके राज्य में ऐसी एंटी नेशनल जमात को फलने फूलने का मौका मिला, और अब जब डबल इंजन की सरकार उन पर एक्शन ले रही है तो देश को तोड़ने की साजिशें रची जा रही हैं। These kind of terrorist and anti-national elements have been encouraged by, these Mamata Banerjee TMC kind of parties. AAP, Kejriwal's party. These kind of, they are not with the students. They are afraid that Mananiya Pradhan Mantri Narendra Modi ji is taking Bengal and taking India forward. So basically, it's a facade. Actually, it is, they are instigating the students to go ahead with anti-India movement because they are afraid that India is going forward under Narendra Modi ji's rule. तो वही बंगाल एसटीएफ का यह दावा है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन की आड़ में बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश थी। कई नेता निशाने पर थे। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही। उन्होंने इशारों में यह दावा किया कि छात्रों को बरगलाकर कोई दूसरी ताकत अपना एजेंडा पूरा करना चाहती थी। सुनिए। दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। तो ये तो तय है कि दिल्ली में 20 जुलाई को जो भी हुआ
वो महज इत्तेफाक नहीं था। भीड़ ही यूं वहां पर पहुंच नहीं गई थी, वो वहां पर अचानक नहीं पहुंचे थे। संसद उखाड़ने और नेपाल बनाने की धमकियां जोश जोश में बस यूं ही नहीं दी गई थी, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट था। वही ब्लूप्रिंट जो नेपाल में इस्तेमाल किया गया था, वही ब्लूप्रिंट जो बांग्लादेश में इस्तेमाल किया गया था, और अब भारत में उसी स्टूडेंट डॉक्ट्रिन को आजमाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर दंगाइयों को फंडिंग करने वाला कौन था, किसके कहने पर यह भीड़ वहां पर पहुंची थी, और इन कॉकरोचों का पेट भरने वाला कौन था। ये सवाल अब कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कोर्ट से अपील की जा रही है कि इस फंडिंग वाले खेल का पर्दाफाश जल्द किया जाए। जंतर मंतर पर जुटी दीपके की दंगाई जमात का अब खेल खुलने लगा है। पहले आतंकी संगठनों से तार जुड़े और अब फंडिंग पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। सवाल यह है, आखिर बगैर किसी फंडिंग के इतना बड़ा आंदोलन रातों रात कैसे खड़ा हो गया? किसने दीपके को दिल्ली में उपद्रव कराने का फंड दिया? किसके कहने पर देश भर से भीड़ जुटी और फिर गायब हो गई? जंतर मंतर पर थोक के भाव खाना पहुंचाने वाले कौन थे? दीपके को आर्थिक सपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं? ये सवाल शुरू से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल दीपके पर भी है। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति और फंडिंग पर जांच की मांग कर दी है। उनका सवाल जायज भी है। सवाल इस पर है कि दीपके तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भगवान राव दीपके एक सरकारी कर्मचारी थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। अनुमान के मुताबिक उनकी सैलरी रही होगी कुछ 60 से 65 हजार रुपए। तो फिर अभिजीत ने विदेश में हायर एजुकेशन कैसे ली? अमेरिका में पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आए? पढ़ाई माना स्कॉलरशिप से हो गई, तो फिर रहने खाने का खर्च परिवार ने कैसे उठाया? महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है। तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अमित तिवारी ने ये मांग भी उठाई कि CJP को मिल रही फंडिंग की जांच हो, क्योंकि CJP कोई रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। ऐसे में उसे कितना चंदा मिल रहा है, कहां से आ रहा है चंदा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उधर बंगाल में एक्शन तेज है, तो इधर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पैरा मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के पास बम बनाने की पर्ची मिली। हालांकि बाद में पर्चे में बम बनाने की पूरी विधि भी उस पर लिखी गई थी। पर्चा जिसके पास मिला उसका नाम है सरफराज। जांच हुई तो मालूम पड़ा कि वो लैब टेक्नीशियन है और उसकी नाइट ड्यूटी थी। हैरत की बात तो यह है कि सरफराज एक फिल्म देखकर बम बनाना सीख रहा था। फिल्म में जैसे जैसे बताया गया था, उसने वो सारे कंपाउंड उसी मात्रा में जुटाकर बम तैयार करने की पूरी कोशिश की थी। लैब टेक्नीशियन सरफराज के डायग्राम से अयोध्या प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जैसे ही उसके द्वारा बनाया हुआ फार्मूला दूसरे स्टूडेंट्स ने देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर एक्सरे की यूनिट है। कहा जाता है कि सरफराज जो है उसकी जो ड्यूटी है वो एक्सरे डिपार्टमेंट में लगी हुई थी। नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट में काम के बाद जब उसके पास समय मिलता था तो कहते हैं कि वो भगत सिंह से बहुत प्रभावित था। भगत सिंह पे बनी हुई वो कई मूवी और क्लिप को देखता था। ऐसे ही एक मूवी उसने अजय देवगन के भगत सिंह पर बनाई हुई देखी और जिसमें बम बनाने का फार्मूला था। तो उसने उससे प्रभावित होकर पूरा डायग्राम बना लिया, पूरा फार्मूला बना लिया, हेडिंग भी उसने बम की डाली है और
कहीं न कहीं रजिस्टर से उस पन्ने को उसने फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसको अलग किया, लेकिन वो अपने साथ उस पेज को ले जाने में वो कहीं न कहीं उससे गलती हो गई, भूल गया। अगले दिन जब दूसरी यूनिट आती है, दूसरे सीखने वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उन्होंने देखा तो देख के दंग रह गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और कहीं न कहीं उससे पूछताछ करते हैं, उसको हिरासत में लेते हैं। अभी मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन बच्चों में काफ़ी सनसनी है कि आखिर सरफराज बम बनाने की पूरा डायग्राम क्यों बना रहा था, उस फार्मूले को वो क्यों लिख रहा था। क्योंकि लोग जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म देखकर कैसे चोरी की जाती है, कैसे हत्या की जाती है, इस तरह की चीज़ें नहीं उसमें दर्शाते। लेकिन सरफराज ने पूरा बम बनाने का उसमें जो फार्मूला है, डायग्राम है, उसको लिखा, उसको पूरा बताया और समझाया, तो जिससे लोगों में बहुत शंका है कि आखिर सरफराज ये क्यों कर रहा था, क्या उसके मन में कुछ और छिपा है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक सरफराज की जांच की जा रही है। अब तक उसका कनेक्शन किसी आतंकी संगठन से नहीं मिला है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उस पर एक्शन की बात मानते हुए यह दावा किया है कि इस मामले में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। का एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है, 2025 बैच का। सुबह जब आज कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज़ मिला हुआ है जिस पे कुछ संदिग्ध चीज़ें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, उसके ज़रिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दी। इस समय पुलिस अपनी जो है SOP के अनुसार जो है कार्रवाई कर। और इसी बीच कुलगाम आतंकी हमले के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। पहलगाम की तरह ही कुलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने जिन 250 लोगों को रोका था, उनमें सिर्फ 2 हिंदू थे और उन्हें ही निशाना बनाया गया। लेकिन इस भीषण हमले के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला को इस घटना में सियासी एंगल नजर आ रहा है। सुनिए। मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहले बताओ ये मारने वाले कौन है। आप तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है, इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें, दुनिया देखे। नहीं तो यार लोग मारे जाते हैं और कुछ नहीं कहा जाता, टेररिस्ट ने मार दिया। अरे आया कहाँ से? बॉर्डर तो पूरा अंडर कंट्रोल है, कौन है मारने वाला? आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में डंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? हालांकि सियासतदान जो चाहे सो करे, पर सेना को अपना फर्ज याद है। कुलगाम में इस आतंकी हमले के बाद सेना ने सुरक्षा और कड़ी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाया जा सके। सबसे बड़ी बात, इस हमले के बाद तमाम सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेना एक्टिव मोड में है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों ने भी ये हमला किया, अब जल्द से जल्द उन तक जवान पहुंचे और कार्रवाई उनके खिलाफ जल्द से जल्द की जाए। अब देखिए, इस आतंकी मॉड्यूल के मोहरे बन रहे हैं हमारे युवा, जिन्हें बरगलाकर नशे की आदी बनाकर अपने ही देश के खिलाफ खड़े करने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर रचा जा रहा है। फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर पंजाब, गुजरात हो या बंगाल, हर जगह युवाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है और इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। कोशिश है कि जो राह भटक गए हैं उन्हें दोबारा सही रास्ते पर लाया जाए। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अभिभावक बनकर युवाओं को सही राह दिखाई, उनके साथ संवाद किया। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही
2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे युवाओं को सही राह दिखाने की कमान संभाल ली है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जब कुछ युवाओं ने देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, तो उससे युवाओं के संस्कारों और दिशा पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। लेकिन इस घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अलग राह चुनी। युवाओं के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री ने एक सख्त प्रशासक की जगह युवाओं के दोस्त की भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं को समझाने और सही राह दिखाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 वीडियो संदेश जारी किए। बच्चों की ओर से कहे गए अपशब्दों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें माफ किया, ताकि किसी भी युवा के भविष्य और करियर पर कोई दाग न लगे। संस्कारों की पाठ पढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार ने युवाओं को एक और बड़ी सामाजिक बुराई से बचाने का बीड़ा उठाया, और वो है नशे की गिरफ्त से युवाओं को बाहर निकालना। इसी उद्देश्य के साथ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी गई। इस देशव्यापी अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट करना और जागरूक बनाना है। अभियान के तहत देश भर में लाखों युवाओं ने एक साथ नशा मुक्त भारत की शपथ ली है। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। इस व्यापक अभियान की कमान माई भारत के युवा स्वयं सेवकों के हाथों में सौंपी गई। अभियान को केवल भाषणों तक सीमित न रखकर इसे युवाओं की दिनचर्या से जोड़ा जा रहा है। हर रविवार को देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम होंगे। खेलकूद, वॉकाथॉन, ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। जन जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा। इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए 125 संस्थाएं काम कर रही हैं। सामाजिक, शैक्षणिक और खेल संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। सरकार का मानना है कि अगर भारत को साल 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसकी नींव देश की युवा शक्ति ही होगी। एक नशा मुक्त, अनुशासित और जागरूक युवा पीढ़ी ही इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। गलतियों को सुधारकर युवाओं को सही दिशा में मोड़ना और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना ही इस पूरे प्रयास का मूल मंत्र है, क्योंकि नशा सब कुछ छीन लेता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा
एक मां की मुस्कान छीन लेता है। नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है। एक छोटे भाई का आदर्श छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन इस दर्द को जीते हैं कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल गल रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रखकर सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का ये संकल्प देश के स्वर्णिम भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि नशा लोगों को अपनों से दूर कर देता है, पतन की ओर ले जाता है। जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। इस अभियान की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि सरकार इसे एक जन आंदोलन का रूप दे रही है। वही केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी स्पष्ट किया कि युवाओं को जागरूक करने का ये राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम पूरे 100 दिनों तक चलेगा। हमें राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है तो देश के समाज का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए माय भारत के युवा वॉलंटियर्स ने और देश के आध्यात्मिक संगठनों को साथ में जोड़ के ये अभियान को लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभियान आने वाले दिनों में देश को नशा मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। इस महाअभियान से ये साफ है कि सरकार युवाओं की ऊर्जा को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देना चाहती। प्रधानमंत्री की नसीहत और नशा मुक्त भारत का ये संकल्प ये साफ संदेश देता है, युवाओं की भूल सुधारने से लेकर उन्हें बड़ी बुराइयों से बचाने तक सरकार एक मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ है। अब जिम्मेदारी देश के युवाओं की है कि वो नशे को पूरी तरह ना कहें, गाली की जगह हुनर सीखें और अपनी ऊर्जा को देश की तरक्की में लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां पीएम मोदी देश के युवाओं को सही राह दिखा रहे हैं, उन्हें सही गलत का अंतर बताकर उनका भविष्य संवार रहे हैं, वही सरहद पार पड़ोस में बैठा मुल्ला मुनीर और उसकी कठपुतली सरकार अपने ही युवाओं को किस तरीके से बर्बाद कर रही है, उनका खून बहा रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सत्ता और आतंक के लालच में अंधी हो चुकी पाक फौज और वहां की सरकार अब पूरी तरह से दानव और जल्लाद बन चुकी है, जो रक्षक के बजाय अपने ही आवाम का काल बन गई है। कैसे मुनीर फौज प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है, जरा देखिए। देखिए, पीओके में अपनी मर्जी चलाने के लिए, अपने मर्जी की सरकार बनाने के लिए मुनीर ने अपनी ही आवाम का नरसंहार कर दिया। आज दूसरे चरण के चुनाव में लोकतंत्र एक बार फिर सरेआम लहूलुहान हो गया। मुजफ्फराबाद की सड़कें गोलियों की आवाज से गूंज रही हैं, लेकिन आवाम झुकने को तैयार नहीं। वो पोस्टर्स फाड़ रही है, पाक वर्दी जला रही है। सुरक्षा बलों और आवाम के बीच की हिंसक झड़पें गवाह हैं कि वहां चुनाव नहीं, कत्लेआम हो रहा है। सेना के बूटे तले आवाम की आवाज को कुचलकर सत्ता के लालच में मुनीर अब पूरी तरह से जल्लाद बन बैठा है। मुनीर पीओके में किस तरह लोगों पर जुल्म ढा रहा है, जरा सुनिए।
ये नादरा मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं। हमारे सामने हमारे भाइयों को शहीद किया गया। मैं उस कश्मीर का बेटा हूँ जिसकी माओ बहनों को उसके सामने गोलियां मारी जा रही है। इतने मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी 2 बहनें इन्होंने अभी कोटली में अपनी हिरासत में ली हुई है। उनका क्या कसूर है? हमारे भाइयों ने क्या किया? मेरी जो बच्ची, हमारी कश्मीर की छोटी बच्ची 7 साल की आमना को इन्होंने शहीद किया। उसके वालिद ने क्या किया? अपना हक मांगा। उसने किसी से कुछ नहीं लिया, उसने हक मांगा। इन जालिमों ने हमारे लावड़ा कोट में सबको शहीद कर दिया है। हमारे कश्मीर में कोई नहीं बचा यार। ये हमें दहशतगर्द बोलते हैं। बोलो ना, हम कहाँ से दहशतगर्द है यार? हमने अपना हक मांगा है यार। क्या हम अपना हक भी नहीं ले सकते यार? लेकिन पीओके की आवाम ने भी अब मुनीर के जुल्मों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। वहां अब खौफ नहीं बल्कि बगावत की आंधी चल रही है। पीओके की जनता ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आर पार की जंग का खुला ऐलान कर दिया है। बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में सीना तान कर सड़कों पर उतरी ये आवाम अब मुनीर की जालिम फौज का गुरूर तोड़ने निकल रही है। हर गली हर चौराहे से अब एक ही आवाज गूंज रही है, मुनीर का ये खूनी और तानाशाही राज अब नहीं टिकेगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरीके से पीओके की सड़कों पर वहां की आवाम निकल चुकी है। जिस तरीके से मुनीर ने वहां पर कत्लेआम मचाया, उसके बाद अब ये जनता और भड़क गई है। मुजफ्फराबाद में हिंसा के बाद कैसे सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, आप खुद इन तस्वीरों में देखिए। मुनीर और उसकी जालिम फौज के खिलाफ पीओके की आवाम अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। हाथों में झंडे और जुबान पर बगावत के नारों के साथ इनका एक ही ऐलान है, रूखी सूखी खाएंगे, इनकलाब लाएंगे। पाकिस्तानी सेना की गोलियां और लाठियां अब इन निहत्थे लोगों के हौसले नहीं तोड़ सकती। सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि पीओके में अब मुनीर के जुल्म की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीओके के युवा कैसे मुनीर फौज और कठपुतली सरकार पर पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, सुनिए। कोई कीमत नहीं, हमसे झूठ बोलते रहे 78 सालों से। कोई शराब वगैरह नहीं, शराब थी तो आज हमें दहशतगर्द क्यों करार देती है? किस वजह से कि हम लोग अपने तालबात मांग रहे, अपने हक मांग रहे, तो हम पे सीधी गोलियां बरसाई अभी इन लोगों ने। तो आखिर वहां पर कैसे हैं हालात और किस तरीके से मचा हुआ है कत्लेआम, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं और समझाते हैं। पीओके इस वक्त सिर्फ सुलग नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इसे एक नर्क में तब्दील कर दिया। पिछले 50 दिनों से जो आवाम अपने हक के लिए सड़कों पर थी, उसका नरसंहार किया जा रहा है। जिन हाथों में आवाम की हिफाजत का जिम्मा था, मुनीर ने उन्हें जल्लाद बनाकर पीओके में भेज दिया। रावलकोट से लेकर मीरपुर और मुजफ्फराबाद तक गलियां खून से लाल हैं। महिलाओं को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बेटे को गोली लगी है, मैं खुद मरना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों को साथ लेके निकली हूँ। मैं अपने बच्चों को साथ लेके निकली हूँ, मेरे बच्चे भी मर जाए और मैं भी मर जाऊँ। हमें और जिंदगी रहने का फायदा ही नहीं है, हमें जीने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारे बाप मर रहे हैं, हम और दिन जिंदा रह के क्या करेंगे? आखिर गुनाह क्या था इन लोगों का? यही कि इन्होंने अपने ही कुदरती संसाधनों पर हक मांगा। महंगी बिजली, पानी पर सब्सिडी और आटे राशन की महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी में बैठे आसिम मुनीर को अपने ही आवाम की ये जायज मांगे बगावत लगने लगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना ने जो हैवानियत दिखाई, उसने 109 से ज्यादा बेकसूरों की जान ली। युवाओं के सीने और सिर पर सीधी गोलियां दाग दी। लेकिन बर्बरता की हद तो तब पार हो गई जब इन जल्लादों ने लाशों से भी दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। लड़का मरा वॉपलिक्स वाला, आप क्यों निकले हैं भाई? आपका रिश्तेदार था क्या? तो मैं इंतजार करूं कि ये जो जलील मौत है, मेरा कोई अपना मरे जब मैं निकलूं। अरे इन मौतों को रोकना है, इसलिए निकला हूं। लोग बोल रहे हैं आपको डर नहीं लग रहा, डर लगता है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आपकी माँ निकले इस तरह से हुक्मरानों की। आपने एक 60 साल की 55 साल की औरत को बाहर निकाल दिया यार, और फिर आप बोल रहे हैं हमारा कराची बहुत अच्छा है। कराची बहुत अच्छा है, लेकिन कराची के हुक्मरान
अच्छे नहीं। आज पीओके में अपनों को खो चुके परिवारों से मातम मनाने और अंतिम संस्कार करने का हक भी छीना जा रहा है। कत्ल किए गए बेकसूरों की लाशों को जानवरों की तरह घसीटकर सेना की गाड़ियों में लादा जा रहा है और रात के अंधेरे में बिना परिजनों को बताए दफनाया जा रहा है। किसी बाप को अपने बेटे का चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा तो कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े की आखिरी विदाई के लिए तड़प रही है। मेरी मालूमात की हद तक इस वक्त कोई शुहदा की तादाद 80 तक पहुंची है। तब भी हुक्मरानों के दिल पत्थर बन चुके हैं। और इस खून खराबे के बीच पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक चुनावी नौटंकी कर रहा है। रविवार को पीओके विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण हुआ। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर जो दिखा वो लोकतंत्र नहीं बल्कि दहशत थी। 53 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए मतदान हुए। जेएसी ने इस चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार किया। चुनाव वाले दिन मुजफ्फराबाद में सिर्फ गाड़ियां जली, पत्थरों से पटी सड़कें और पाक फौज की क्रूरता दिखी। मुजफ्फराबाद में इस वक्त फिर एक बार अवाम के ऊपर शल्लिंग जारी है और दूसरी तरफ रावलाकोट में भी यही सूरत हाल चल रही है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो ताकत के नशे में अवाम के ऊपर सीधी गोलियां बरसा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कश्मीर में अमन चाहते हैं या कश्मीर को ये अपने साथ रखना चाहते हैं। एक बार फिर अवाम को ये मौका दे रहे हैं कि कश्मीर को भी बांग्लादेश की तरफ लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश जिस तरह बना था, ये जुल्म ढाने वालों को हम इतना कहना चाहते हैं कि होश के नाखिल लें। इंटरनेट ठप है ताकि दुनिया को अंदर की भयानक तस्वीरें ना दिखे। जेएसी की मांग साफ है, आर्थिक सुधार हो और शरणार्थियों के नाम पर रिजर्व उन 12 सीटों का ड्रामा बंद हो जिसके जरिए पाकिस्तान की मुख्य धारा की पार्टियां पीओके पर अपना कंट्रोल थोपती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया कि ये चुनाव सिर्फ एक दिखावटी कवायद है। तो पीओके की जनता सड़कों पर है और जिस तरीके से यह आक्रोश बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में यह हो सकता है कि मुनीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।